सारी जायदाद बहू के नाम। एक ससुर का अनोखा फैसला। विवेक अभी तक भी नहीं आया। आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। कमला जी सिसकते हुए बोली। हाँ, बस आ ही रहा है, तुम धैर्य रखो। अब इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो। और विनोद जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली दी, दवाई दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, अम्मा तो सो गई हैं, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। अम्मा की देखभाल करने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना होगा। रसोई से बाहर आकर छवि ने खाने की थाली विनोद जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागादौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से कमला जी बीमार चल रही हैं। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उन्हें खुश रखिए। अब विनोद जी भी क्या करते। कमला जी की खुशी तो बस अपने बेटे विवेक से मिलने में है। घर का छोटा बेटा विवेक दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी वनीशा और 2 बेटे हैं जो यहाँ कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो वनीशा बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और विवेक भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे सुबोध को खोने के बाद कमला जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। कमला जी का बड़ा बेटा सुबोध एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसी की पत्नी छवि अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। छवि की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक गए थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। छवि भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। छवि की बेटी रिनी सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसी की वजह से कमला जी का मन बहल जाता था। छवि अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। सुबोध एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था क्योंकि विनोद जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी वनीशा को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने जेठ और जेठानी की जरा सी भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी। रसोई में पैर भी न रखती थी। ये बात अलग है, वो घर खर्च में 1 रुपया नहीं देती थी और न ही सास के इलाज के खर्च से उसे लेना देना था। वहीं छवि धैर्य वाली और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वो सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब सुबोध की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं जो उसका जीवन नरक कर देगी, इसलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था जो कभी कभी आता था और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी कि छवि की बेटी को हम पाल लेंगे, छवि दूसरी शादी कर लेगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे। पर कमला जी की बीमारी ने सबको तोड़कर रख दिया था। छवि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी न कर सकी, पर विनोद जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। विवेक को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। वनीशा ने विवेक को आने नहीं दिया। उसका कहना था इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना, जब अम्मा नहीं रहेंगी तभी चले जाना, तब भी तो जाना जरूरी होगा। विवेक के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो अपनी अम्मा के जाने का इंतज़ार करने लगा। पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी अम्मा के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वो उससे मिलना चाहती हैं। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती हैं। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा जरूरी हो जाता है। बस यही हाल विवेक का था और वो रोज़ कमला जी से ना मिलने का कोई ना कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे विवेक को कमला जी रोज याद करती थी, पर विनोद जी उससे रोज झूठ बोल देते थे कि एक सुबह छवि जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वो गहरी नींद में थी।
विनोद जी ने बाहर से आकर झकझोरा तो वो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते ही चली गई। छवि का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। विनोद जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे विवेक को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने विवेक को फोन कर दिया तो विवेक परिवार सहित दौड़ा चला आया। कमला जी की मृतदेह रखी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। ये सुनकर विनोद जी और छवि की रुलाई फूट पड़ी। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो विवेक ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन विनोद जी ने टोक दिया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है, अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं करूँगा। ये सुनकर विवेक को झटका सा लगा। वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा, मैं उनका बेटा हूँ। विवेक, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सुबोध के मरने पर बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता। तूने तो उससे मुंह फेर लिया था। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। विनोद जी ने सारी क्रियाक्रम खुद से ही किए और विनोद को हाथ तक नहीं लगाने दिया। विवेक और उसकी पत्नी वहीं पर रहे क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद विनोद जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहें कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये घर, गांव वाली जमीन, कमला के सारे जेवर मैं अपनी बहू छवि और पोती के नाम करता हूँ। पापा आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। विवेक की पत्नी ने भी हामी भरी। पापा जी आपके दो दो पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने आया? जब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तब आया? तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की जरूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वो आपका सहारा बनेगा। वनीशा बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू, बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू छवि ने निभाया है। छवि ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। छवि ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भर पेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। छवि ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। छवि ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं। कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। वनीशा बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण विवेक ने अपने घर आना छोड़ दिया। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। छवि सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को समर्पित कर दिया। रिनी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। रिनी छोटी है पर अपनी दादी को रोज समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। रिनी साथ ही तो पता लगा हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया है। कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं।
तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो, इसलिए मैं अपनी वसीयत बना ली है। विनोद जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। विवेक और वनीशा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और विनोद जी से माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद में परेशानी नहीं हो। विवेक अपने परिवार को लेकर चला गया। विनोद जी ने अपने लॉकर में छवि का नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वो राशि छवि के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वो उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद छवि और रिनी को कोई परेशानी नहीं हो, अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर उठा दी, ताकि उस किराए से रिनी की पढ़ाई और घर का खर्च चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। पाठकों, बहू के नाम जायदाद कर सकते हैं। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया हो, वह बहू ही असली मायने में जायदाद की हकदार हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।